गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SK साइंस 94 में। मैं आपका एजुकेटर सावन आज एक फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मैं 12th के बायोलॉजी का 5th नंबर का चैप्टर जो हमारा है जेनेटिक्स, उसको हम लोगों ने शुरू किया है। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। और जैसे कि हमने कल जाना था हम सब ने कि जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड ही कुछ टर्मों को जानेंगे जो आगे चल के हम लोग को काम आने वाला है। हम लोग जब जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो कुछ टिपिकल वर्ड्स आते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जेनेटिक्स में आगे बढ़ने से पहले यानी मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं कि वो टर्म है क्या, उसको समझ लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जेनेटिक्स को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जब हम लोग जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार टर्म आएगा एलील, टर्म में आएगा जीन, टर्म में आएगा फैक्टर, टर्म में आएगा होमोजाइगस, टर्म में आएगा हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, ट्रेट, क्रोमोजोम, लोकस, डीएनए, इन सारे वर्ड हम लोग को देखने को मिलेगा। हमें इन सबको पहले समझना होगा। जब तक हम इन वर्ड्स को नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो टॉपिक है जेनेटिक्स का वो हमें समझ में नहीं आएगा। बार बार इन टर्मों का जिक्र होगा, फिर आप वहाँ है ना इन टर्मों को सुन के आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप है ना को मज़ा नहीं आएगा समझने में। तो चलिए हम लोग जानते हैं इन टर्मों के बारे में। देखिए बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग एक ही सेल से पहले हमारा निर्माण होता है। यानी हमने कल देखा था इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होता है कि कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे आते हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ऐसे तो नहीं आते हैं कि चलो भाई डाउनलोड कर चिप्स लगाया और डाउनलोड कर दिया, ऐसा होता नहीं है। तो इसमें भी कुछ उसी तरह का सिस्टम होता है। क्या होता है कि जब ओवम और एस्पर्म आपस में मिलते हैं, उसको फ्यूजन करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगेमी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मोटाइल मेल गैमेट जो है वो क्या करता है, अपना न्यूक्लियस ओवम को दे देता है और प्रॉक्सिमल सेंट्रल को भी देता है। वो रिप्रोडक्शन में इस चीज़ को जानेंगे। उसके बाद ये एक डेवलप होता है और डेवलप होकर के क्या होता है ना मोरुला बनाता है, ब्लास्टुला बनाता है, गैस्ट्रुला बनाता है, फिर गैस्टेशन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और आगे चल के है ना एक ऑर्गेनिज का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस दिया, तो न्यूक्लियस में ही सारे वो गुण थे जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यही एक आगे चल क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा। तो इसमें सारे गुण आ जाते हैं। यानी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे गुण होते हैं जो कहाँ आते हैं, बच्चों में आते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में होता क्या है, जनरल न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए थ्रेड होता है, बड़े बड़े लंबे लंबे डीएनए थ्रेड होता है और वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। आप लोगों ने पहले से ही सुना होगा डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं में सारे कैरेक्टर छिपे होते हैं। तो गुणसूत्र का निर्माण होता है डीएनए के पैकेजिंग से, हम लोग आगे चल के सीखेंगे।
जब डीएनए क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड के मिलने से डीएनए का निर्माण होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। ह्यूमन डीएनए को देखा है तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, उन सेगमेंट को कहा जाता है जीन्स, हम लोग देखेंगे टर्म। और ये जो जीन्स है इन्हीं में पर्टिकुलर कैरेक्टर छिपे होते हैं। इन कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं ट्रेट। क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। यानी जब भी हम ट्रेट्स की बात करेंगे तो हम कैरेक्टर्स की बात समझेंगे, क्या कि वहाँ कैरेक्टर की बात हो रही है। जो भी कैरेक्टर इनहेरिट होके आ रहा है उसे हम ट्रेट कहेंगे। यानी हम ट्रेट को देख रहे हैं, कैरेक्टर को देख रहे हैं, ट्रेट को देख रहे हैं, तो ट्रेट को देखते हैं। तो एक पर्टिकुलर ट्रेट को लाने के लिए एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस होता है, एक डीएनए का पार्ट होता है। उस डीएनए के पार्ट को ही कहा जाता है जीन। जीन क्या है? हमने यहाँ पर लिखा है जीन। जीन क्या होता है? अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए। डीएनए का एक सेगमेंट होता है, डीएनए का एक क्या होता है? भाग होता है। डीएनए मॉलिक्यूल का क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी करता है। एक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करता है? लाता है ना। क्या लिखा है? मॉलिक्यूल दैट कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। वो जीन जो होता है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है? देने का, सिंथेसिस करने का काम करता है। तो जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है। डीएनए का क्या होता है? एक छोटा सा भाग होता है, पार्ट होता है, सेगमेंट होता है। अब इस जीन को पर्टिकुलर सपोज हम मान लेते हैं क्या, सपोज कर लेते हैं क्या कि एक जीन है जो ऑर्गेनिज्म के लंबाई को दिखा रहा है। सपोज टॉल है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है क्या लंबा है, तो लंबा के लिए हम लोग टॉल लिखते हैं कैपिटल टी। ठीक है। यदि हम कैपिटल टी को लिए टॉल के लिए, तो यहाँ हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो छोटा होगा उसको डार्क कहेंगे, तो डार्क के लिए डी नहीं लिखेंगे, डी लिखना गलत हो जाएगा। हम डार्क के लिए क्या करेंगे? टी का ही, स्मॉल टी का यूज करेंगे। यानी कैपिटल टी से यदि हम टॉल को दर्शा रहे हैं, लंबाई को, लंबा को दिखा रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लंबा है, टॉल है, तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट किए टी। तो डार्क के लिए क्या करेंगे? हम इसी का जो स्मॉल अल्फाबेट होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या होता है? किस चीज को दिखा रहा है? पर्टिकुलर ट्रेट को दिखा रहा है, कैरेक्टर को दिखा रहा है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म लंबा है, ये ऑर्गेनिज्म नाटा है। तो उस चीज को दिखाने का ये क्या करता है? हाँ, अल्फाबेट से उसको हम लोग दिखाते या सूचित करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर, और हम जब भी किसी कैरेक्टर को या ट्रेट को दिखाते हैं तो उसमें दो अल्फाबेट लेते हैं। एक अल्फाबेट लेते हैं जो किससे आया है? मेल से आया है मान लेते हैं। तो दूसरा क्या होगा? फीमेल से आया होगा, फीमेल गैमेट से आया होगा। यदि हम एक को मान लेते हैं कि वो मेल गैमेट से आया है, तो दूसरा कहाँ से आया होगा? फीमेल गैमेट से आया होगा। क्योंकि हमने अभी देखा कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है कि एक एग होता है और दूसरा स्पर्म होता है। कहने का मतलब कि एक मेल गैमेट होता है, दूसरा फीमेल गैमेट होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और जायगोट ही आगे चल के डेवलप होकर के क्या करता है? ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। और जायगोट क्या है? यूनिसेलुलर डिप्लॉइड सेल होता है। ठीक है। तो इस चीज को ट्रेट को दिखाने का काम कर रहा है, ट्रेट यानी कैरेक्टर को दिखाने का काम कर रहा है। तो यहाँ जो अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, इन्हीं अल्फाबेट्स, ये किस चीज को दिखा रहा है? पर्टिकुलर जीन को दिखा रहा है। यदि हम टी टी लिखते हैं कैपिटल टी टी, तो ये भी एक जीन को दिखा रहा है। एक स्मॉल टी टी को पेयरिंग में लिखते हैं तो ये भी एक जीन को दिखा रहा है। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी को देते तो ये भी एक जीन को ही दिखा रहा है, एक जीन को बता रहा है। ठीक है। ये किसको बता रहा है? जीन को बता रहा है।
तो ये जो पर्टिकुलर एक जो ट्रेट के लिए एक गैमेट से जो आता है, ये है ना अल्फाबेट, हम जो अल्फाबेट लेके चलते हैं, ये क्या होता है, जीन का ही एक पार्ट है। जीन तो दो अल्फाबेट से मिलकर बनेगा। इन अल्फाबेट्स को कहा जाता है एलील। इसको क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। एलील क्या होता है, तो एलील डिस्क्रीट यूनिट होता है किसका, जीन का। जीन का क्या होता है, डिस्क्रीट यूनिट होता है। तो एलील इज अ डिस्क्रीट यूनिट ऑफ जीन। ये क्या है, जीन का ही एक यूनिट होता है, ठीक है। तो एलील को देखते हैं कि एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ये क्या है, जीन का ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी एलील से ही हमारा क्या होता है, जीन का निर्माण होता है। यानी एलील से ही हम लोग जीन को सूचित करने का काम करते हैं। और एक जीन में दो एलील होते हैं। एक एलील का एक जीन नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ जब भी जीन की बात करेंगे तो वहाँ दो एलील होगा, ठीक है। एक एलील आएगा आपके मेल गैमेट से और दूसरा एलील आएगा आपका फीमेल गैमेट से। तब जाकर के दोनों मिलेंगे और क्या करेंगे, जीन का निर्माण करेंगे, ठीक है, जीन का निर्माण करेंगे। क्या कह रहा है कि एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन that occurs at the same locus on homologous chromosome। क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम का कहने का मतलब क्या है कि जो क्रोमोजोम नंबर है, हम सब जानते हैं बच्चों, क्या हम सब जानते हैं कि ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो मेल से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं, मेल से आते हैं। और 23 क्रोमोसोम जो होता है ये फीमेल गैमेट से आते हैं, ठीक है। और इनका पेयरिंग होता है, तो नंबरिंग होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो होमोलोगस करने का क्या मतलब है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ट्रेट को ले रहे हैं, सपोज कि हमारा एक क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम, इसके एक पार्ट में सपोज ये 10 नंबर का है, मान लेते हैं एक 10 नंबर का क्रोमोसोम है मेल में, और यहाँ इस जगह पर क्या है, हमारा लंबाई वाला जीन है जो लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। यदि वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम जो 10 नंबर का है उसमें भी सेम जगह पर यदि ये क्या हो रहा है, ट्रेट पाया जा रहा है, तो इस प्रकार के क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेम साइट पर यदि वो पर्टिकुलर जीन पाया जा रहा है तो वह होमोलोगस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। और जहाँ ये जीन पाए जाएंगे, डीएनए का सेगमेंट जहाँ पर पाए जाएंगे उसको कहा जाता है लोकस। इसको कहा क्या जाता है, लोकस। यानी ये जो हो गया, ये एक्स क्रोमोसोम का ये क्या हो गया, लोकस हो गया, जहाँ पर वो पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जीन पाया जा रहा है, यानी डीएनए का सेगमेंट पाया जा रहा है। तो ये चीज होता है। तो जीन आपको समझ में आ गया होगा, एलील भी समझ में आ गया। यानी जीन को ही दर्शाने के लिए जो अल्फाबेटिक फॉर्म का यूज करते हैं, अल्फाबेटिक है ना, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, उसको हम लोग एलील कहते हैं। और दो एलील से एक जीन का निर्माण होता है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया, नंबरिंग सेम हो, लोकेशन सेम हो, तो ऐसे और सेम कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार हो तो वो होमोलोगस कहलाता है। यदि सेम कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम में दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर दिखाए जा रहे हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स के, तो वो कहलाता है हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। मान लीजिए एक का क्रोमोसोम, एक कैरेक्टर के लिए 10वां नंबर पर यदि क्रोमोसोम पर वो दिख रहा है और दूसरे गैमेट्स के वो क्या हो रहे हैं, 12 नंबर पर दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम हो जाएगा। यानी एक जैसा नहीं है, वो कैरेक्टर एक जैसा नहीं है, ठीक है।
शो हो जाएगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया, सेम सीक्वेंस सेम पोजीशन पर होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जीन आपको समझ में आ गया होगा, आपको एलील समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर दूंगा ताकि हमको समझाने में दिक्कत ना हो। अब चलते हैं हम लोग देखेंगे, होमोजाइगस की बात करते हैं हम लोग। होमोजाइगस, होमो मतलब एक जैसा, होमोजाइगस, होमोजाइगस की हम बात करते हैं। होमोजाइगस मतलब एक जैसा, क्या एक जैसा गैमेट, जाइगस मतलब गैमेट। तो गैमेट की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम किसकी बात करेंगे, एलील की बात करेंगे, एलील जीन की बात करेंगे। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, एलील जीन की बात करेंगे। यानी ऐसा जीन जिसमें एलील एक जैसे ही हो। जैसे हम एडिक्टॉल के लिए क्या करते हैं, टी का यूज करते हैं मेल के लिए, और सेम एलील क्या हो गया, लंबाई वाला जीन का, और फीमेल से भी आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस कहलाएंगे। होमोलोगस सिर्फ ऐसा है ना, कैपिटल कैपिटल ही नहीं, यदि वो ड्वार्फ वाला आ गया तब भी ये होमोलोगस कहलाएगा, मतलब एक जैसा ही। ठीक है, एक जैसा ही एलील यदि आपस में मिलकर जीन बनाता है, टी क्या है, एक सिंगल टी क्या एलील है, दूसरा सिंगल टी भी क्या है, एलील है, ये दोनों मिलकर के एक जीन बनाते हैं, तो एक जैसे ही क्या होते हैं, एलील मिलकर के जीन को बना रहे हैं। तो एक जैसे ही यदि एलील आपस में मिलकर के जीन का निर्माण कर रहे हैं तो उसको कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। उसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। यह एक पर क्या लिखे हैं कि होमोजाइगस द सिचुएशन इन व्हिच एलीलिक जीन्स आर आइडेंटिकल। कैसा हो रहा है कि एलीलिक जीन्स कैसा है, आइडेंटिकल है, एक जैसा है, या तो वो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, दोनों कंडीशन में क्या है, वो एक जैसा ही दिख रहे हैं। यदि एक जैसा ही दिख रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस जीन या होमोजाइगस। ठीक है, अब जस्ट इसके अपोजिट, यदि दो एलील मिलकर के आपस में जीन बना रहे हैं और वो एक जैसा नहीं है तो वो कहलाता है हेटेरोजाइगस। वो क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस। हेटेरो मींस डिफरेंट, डिफरेंट एलील वाले। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि एक एलील हमारा है, एक एलील हमारा है कैपिटल टी, और दूसरा एलील जो जीन बनाने के लिए आया है इसके साथ वो है स्मॉल टी, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस कहलाएगा, मतलब एक जैसा नहीं है, वो भिन्न है। ठीक है, एलील कैसा है, जीन का निर्माण तो कर रहे हैं लेकिन दोनों एलील क्या है, अलग अलग है, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या लिखे हैं, द सिचुएशन इन विच एलीलिक जीन्स आर डिफरेंट। ऐसा सिचुएशन जिसमें एलीलिक जीन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ तो बात समझ में आएगी। होमोजाइगस क्या किसको कहेंगे कि ऐसा जीन जिसके एलील्स एक जैसे हो, होमोजाइगस कहलाएंगे, और ऐसा जीन जिसके एलील्स अलग अलग प्रकार के हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे या हेटेरोजाइगस सिचुएशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया होमोजाइगस। ये टर्म आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की। एक टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगा, क्या, डोमिनेंस या डोमिनेंट। क्या देखोगे, डोमिनेंट, डोमिनेंट, और दूसरा मिलेगा इसके जस्ट अपोजिट वाले रिसेसिव। ये दो वर्ड आपको देखने को मिलेगा। डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट होता है कि यदि एक जीन का निर्माण हो रहा है, यदि एक जीन का निर्माण हो रहा है जो क्या कर रहा है ना, एलील से मिलकर बन रहा है, तो इन दोनों एलील में जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म में उसको कहेंगे हम लोग डोमिनेंट। जैसे यहाँ पर दो एलील है, एक जीन के लिए दो एलील होगा, तो जो एलील
अपना कैरेक्टर को शो कर पाता है उसको कहते हैं डोमिनेंट। उसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट कहेंगे। मतलब जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दोनों में से कोई एक ही का प्रभाव दिखेगा? ऐसा नहीं ना दोनों अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना। कोई एक ही एलील अपना कैरेक्टर को शो करेगा, दूसरा क्या होगा? उसका कैरेक्टर शो नहीं होगा। यानी जीन में से किसी एक का ही प्रभाव देखने को मिलेगा। जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट, और जिसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा यानी जिसको दबा के रखता है उसको कहेंगे रेसेसिव। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया कि जिस एलील का प्रभुत्व देखने को मिलेगा, जिस एलील का कैरेक्टर शो होगा उस एलील को डोमिनेंट कहेंगे, और जिसका नहीं दिखेगा उसको कहेंगे रिसेसिव। उसको क्या कहेंगे? रिसेसिव। जो डोमिनेंट होगा उसको हम लोग कैपिटल टी से दर्शाएंगे, और जो रिसेसिव होगा उसको हम लोग स्मॉल टी से दर्शाएंगे या स्मॉल अल्फाबेट से दिखाएंगे। यहाँ हम टॉल की बात कर रहे हैं, एक कैरेक्टर लिए है लंबा यानी टॉल, इसलिए हम लोग यहाँ बार बार टी का यूज कर रहे हैं। आगे चल के और भी हम सारे प्रकार के कैरेक्टर को देखेंगे। तो आज टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म आप लोगों को समझ में आ रहा है। डोमिनेंट क्या होगा? जिसका कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट होगा, जिसका कैरेक्टर शो नहीं होगा वो रिसेसिव हो गया। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसको है ना फिनोटाइप। फिनोटाइप और एक आता है जीनोटाइप। जब भी हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि फिनोटाइप क्या होता है कि ऐसा कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म जो बाहर से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस कैरेक्टर को हम लोग बाहर से डिटेक्ट कर सकते हैं, बाहर से जान सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। और जिस कैरेक्टर के बारे में हम लोग बाहर से नहीं बता सकते हैं वो कहलाते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइप में क्या हो जाएगा? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म लंबा है या नाटा है, जैसे कोई इंसान गोरा है या काला है, कोई सुंदर है या क्रूप है ना। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स को हम लोग कहेंगे फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है? वो जीन के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं जिसको हम बाहर से नहीं बता सकते हैं। जैसे किसी भी इंसान को, आप अनजान इंसान को देख के आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा सिंगर होगा या बहुत अच्छा डांसर होगा या बहुत अच्छा कलाकार होगा, आप नहीं कह सकते हैं। आप ये भी नहीं सोच सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी कला है जब तक वो कला का प्रदर्शन ना करे। जैसे एक इंसान है जो दिखने में बहुत ही क्रूप है लेकिन उसका गला बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा गाता है, तो वह उसका बाहर से तो हम नहीं देख सकते हैं कि कोई कितना विद्वान है, कोई कितना बड़ा कलाकार है, हम लोग बाहर से नहीं देख सकते जब तक कि वो अपना परफॉर्म ना करे। तो ऐसे कैरेक्टर क्या होते हैं? जीनोटाइपिक कैरेक्टर कहलाते हैं। और वैसे कैरेक्टर जो बाहर से हम लोग देख सकते हैं, बाहर से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बाहर से हम लोग उस कैरेक्टर को पहचान सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर और जीनोटाइपिक कैरेक्टर जनरली समझ में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोकस की बात कर चुके हैं कि क्रोमोसोम के जिस पार्ट में हमें डीएनए का जिस सीक्वेंस में जीन दिखेगा उस चीज को हम लोग क्या, उस जगह को हम लोग लोकस कहेंगे, प्लूरल में लोकाई कहेंगे, है ना। ट्रेट क्या कहते हैं? ट्रेट कहा जाता है कैरेक्टर को। ठीक है, डोमिनेंट समझ में आ ही गया कि डोमिनेंट क्या होता है? जिस एलील का प्रभुत्व देखने को मिलता है, यानी जो एलील क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है, उसको डोमिनेट करते हैं, और जिसको दबा के रखता है वो एलील रिसेसिव कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी था जो हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड था। और भी कई सारे हमको टर्म देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे आगे हम लोग का वीडियो बनता जाएगा टर्म भी आते जाएंगे और बीच बीच में उस टर्म का जिक्र हम करता चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आया होगा। जेनेटिक्स से पहले इसको समझना जरूरी था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, तो आप अपने चैनल SK साइंस 94 को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। आज
का लेक्चर यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक्स से रिलेटेड ही। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।